जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी प्यारे भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी एकदम शानदार और ज़बरदस्त वाले अंदाज में चल रही होगी। उम्मीद है कि आप अपने समय का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे। ऐसा करने से जितने भी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाई के लिए आवश्यक हैं, जिनमें सबसे पहले है कि किसी भी क्लास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना। उसके बाद अब ऐसा होता है कि अगर हम पढ़ाई को एक समय का बड़ा हिस्सा ना दें तो सिर्फ क्लासों में ही हमारे 7-8 घंटे निकल जाएंगे। और अगर हम 7-8 ही घंटे दे रहे हैं तो फिर प्रैक्टिस के लिए कोई समय नहीं बचेगा, ना ही रिवीजन हम कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय हमें इस स्टेज पर पढ़ाई को देना पड़ेगा, ताकि हम कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाएँ और प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करवाएं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। अभी हमारे साथ राकेश कुमार हैं, चंदन जी हैं, काजल नागर हैं, अशिम हैं, मुस्कान, खुशबू, सभी को हाय, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। तो हर दिन की तरह मेरी क्लास की शुरुआत होती है पुराने पढ़े हुए में से एक क्वेश्चन के साथ। और एक क्वेश्चन पिछली क्लास का है, मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए त्वरण एक कैसी राशि है। यानी कि जो एक्सेलरेशन है, बताइए ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर ये अदिश राशि है। ये दो चीज़ें आप बताइए। ये एक सदिश राशि है या फिर ये एक अदिश राशि है। इन दोनों में से आप सभी आंसर करिए। हाँ, आपकी क्लास कल नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा कभी कभी ये क्लास शाम के टाइम कभी कभी कैंसिल होगी, और कभी शाम के टाइम ये क्लास कैंसिल हो तो ये समझ लेना कि मेरा ऑफिस ना दिल्ली में है, गवर्नमेंट जॉब वाला। और जहाँ हमारी क्लासेस होती हैं यहाँ तक आने में तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी है, और कभी कभी रास्ते में ना जाम इतना ज़्यादा होता है। तो शायद कल दिल्ली में किसी डीएम वगैरह की एंट्री थी, तो सारे रूट डाइवर्ट कर रखे थे, उसकी वजह से बहुत सारा जाम लगा हुआ था, तो मैं समय पे नहीं पहुंच पाया था। इसलिए माफ़ी चाहूँगा। कभी ये शाम के समय क्लास लेट हो तो सिर्फ आप यही कारण समझना कि रास्ते में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, और आशा करता हूँ कि उसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। तो सभी का एकदम बढ़िया आंसर है, और आप कहते हैं कि ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो लगता है कि भाई रिवीजन तो आप सभी का बहुत ही अच्छा है। तो आज हम गति चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे गति के समीकरणों से। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी, गति के समीकरण। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, गति के नियम मत समझ बैठना इन्हें। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम इन्हें गति के नियम समझ बैठते हैं। और जब मैं ये कह रहा होता हूं कि भैया इसकी खोज किसने की, इसकी खोज किसने की, इसकी इन्वेंशन किसने की, तो आप सभी का आंसर होता है न्यूटन। क्योंकि आप सब मानते हैं गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हैं गति, आप इसको गति के नियम मान लेते हैं, ये गति के समीकरण हैं। और गति के समीकरणों की खोज न्यूटन साहब ने नहीं की, ये खोज की है गैलीलियो साहब ने। तो एक कंफ्यूजन तो हमारा यही क्लियर हो जाता है कि गति के नियमों की खोज न्यूटन साहब ने भले ही की हो, लेकिन गति के समीकरणों की खोज का पूरा श्रेय, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की डिस्कवरी का पूरा श्रेय आपके गैलीलियो साहब को जाता है। ठीक है, चलो। तो यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, गति के तीन समीकरण होते हैं। अगर हम उनको वन बाय वन लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन है, प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये तीनों आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2as। अब ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी डेरिवेशन होती है। भाई डेरिवेशन तो हमें करनी नहीं है, हमें तो सीधा सीधा कोशिश करनी है फॉर्मूला को याद रखने की। क्या मैं इसको दूसरा कह सकता हूँ? जी नहीं। जो जिस नंबर पे है ये बिल्कुल उसी नंबर पे बोला जाएगा, जो जिस नंबर पे है उसी नंबर पे अपना बोला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछा जाएगा, अब आपको लगता हो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
तो ऐसे मानो कि जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ, अब मैं किसी वेग से चल रहा हूँ, मेरा शुरुआती कुछ वेग है, मान लो मैं चल रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से। तो किसी भी वस्तु के शुरुआती वेग को हम हमेशा u से दिखाएंगे। तो इसमें जो हमने टर्म यूज की है u, ये क्या है, किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग, किसी भी वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लो किसी ने मुझ में धक्का दिया, मैं ऐसे चल रहा था, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, तो डेफिनेटली मेरा वेग बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ गया उसको बोलेंगे हम अंतिम वेग, यानी कि अब चाहे वो बढ़ा हो, अगर कोई मुझे खींचे तो वो घटेगा भी, तो वो हो जाएगा आपका अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, वेग में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इसके कारण क्या आया है, एक त्वरण आया है, यानी कि एक एक्सेलरेशन यहां पर आया होगा, उसको हम ए से दिखाएंगे। ऐसा होने में टी समय लगा है, टी टाइम आपका लगा है, और इतने समय में जो विस्थापन तय किया गया है वो क्या है, एस। जितनी भी दूर वो वस्तु चली उसको हम एस से दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे कि भाई एस विस्थापन इसमें हुआ है। तो ये 5 पैरामीटर्स के बीच में ये 3 गति के समीकरण हमें संबंध देते हैं। तो जरा बताएंगे कि हाँ भैया मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं इन तीनों गति के समीकरणों को एज इट इज याद कर लूंगा। फिर हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इससे बन सकते हैं। यस्टरडे को क्लास नहीं हो पाई थी उत्कर्ष भाई, मैंने आपको बताया था। अगर आपको समझ में आ गए हो, आपने नोट कर लिए हो, अच्छा देखो, समझ में आने का मतलब ना, कभी भी ऐसे मत सोचा करो कि ये कहाँ से आए, क्यों आए, क्योंकि आपके स्तर पे 2 क्वेश्चन फिजिक्स से आने हैं, और उस स्तर पे हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो कम से कम 2 ढाई 3 महीने हमें सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाएंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम 20 क्लासेज में आपका सिलेबस पूरा खत्म हो जाए, और वो तब खत्म हो पाएगा जब हम बहुत गहराई में ना जाएं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, मेरा आपसे वादा है कि कभी पेपर में आपसे स्लाइड से बाहर कहीं कुछ नहीं जाएगा, जितना हम कर रहे हैं उससे बाहर बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा, और कभी ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ से आया है। तो सिर्फ हमें इतना ही करना है। प्रवीण कहते हैं जल्दी से ना फिजिक्स कंप्लीट करवा दो 5-7 दिनों में। देखो, जब हम तैयारी कर दें ना, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं हर चीज़ का ना शॉर्टकट मिल जाए। और देखो, मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, उस अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी विषय ऐसा नहीं हो सकता। पहले मैं भी यही गलती करता था, मैं कोशिश करता था कि चीज़ों को बस रट लूँ, बस चीज़ों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले जाऊँ, उन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपको किसी भी चीज़ को समय तो थोड़ा सा देना पड़ेगा। चलो, तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि देखो u क्या है, u है किसी भी वस्तु का प्रारंभिक वेग। अगर उसको किसी ने धक्का दिया है या पीछे खींचा है तो उसकी गति बढ़ी है या घटी है, जिससे उसका वेग कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो v उसका अंतिम वेग हो गया। और जब वेग में परिवर्तन हुआ है तो कहीं ना कहीं से त्वरण भी आया होगा, उसको हम a से दिखाएंगे। लगने वाले समय को t से दिखाएंगे, और वस्तु ने जितना विस्थापन किया होगा उसको हम s से दिखाएंगे। इन 5 पैरामीटर्स के बीच में ये 3 समीकरण आपको संबंध देंगे। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। इनको एज इट इज याद रख लेना है। पेपर में सवाल कैसे आएगा, 2 तरीके से आएगा। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ये दे देगा और आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा गति का पहला समीकरण है, तो आप कहेंगे जी ये पहला है। या दूसरा पूछेगा तो ये दूसरा है, तीसरा पूछेगा तो ये तीसरा है। ठीक है, चलो, एक थोड़ा सा सवाल घुमा के बनता है। देखो घुमा के कैसे सवाल बनेगा उसको देख लेते हैं। आप इनको याद कर लो कि भाई v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as तीसरा समीकरण है। देखो घुमा के कैसे सवाल बनेगा, ऐसे सवाल बनेगा घुमा के। आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन आ गया एक, कि बताओ इनमें से गति का पहला समीकरण कौन सा है, इनमें से गति का पहला समीकरण कौन सा है, गति का पहला समीकरण कौन सा है, यानी कि विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का पहला समीकरण कौन सा है। अब देखिए ऑप्शन क्या देगा आपको,
ऑप्शन देगा v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देगा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन देगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ ऑप्शन देगा v बराबर u प्लस टी। अब आप बताओ गति का कौन सा पहला समीकरण है। अब देखिए, देखो भाई, अभी भी कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया जी थोड़ा सा ना इनको बताओ कहाँ से आया है। देखो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये पहले दिन से ही। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आपकी उत्सुकताएं ऐसी हो सकती हैं कि हम ये पूछें कि ये क्यों आया है, लेकिन अगर हम इसके क्यों का कारण जानने बैठ गए तो लंबी चौड़ी डेरिवेशन हो जाएंगी, और एट द एंड आपको पेपर के लिए फिर भी यही याद रखना है। भाई ये बताओ, पेपर में क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिलेगा? 30 सेकंड। उस 30 सेकंड में तुम लंबी चौड़ी डेरिवेशन थोड़ी करोगे, सिर्फ आपको याद ही रखना होगा गति का पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। हमारा काम यहाँ बहुत ज़्यादा साइंस में घुसना नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आप किसी भी किताब से पढ़ लेते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको एज इट इज़ ऐसे ही याद रखो। अब देखो, एक बच्चा कहेगा जी भैया गति का पहला समीकरण तो v बराबर यू प्लस ए टी होता है, v बराबर यू प्लस ए टी। इनमें से तो कोई सा ऑप्शन भी ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है। बड़े ध्यान से देख के आपको आंसर करना है। बच्चा कहेगा जी देखो, बड़े ध्यान से देखो इसको, बराबर के निशान के इधर केवल v है और यहाँ पे तो u भी है। बच्चे को लगेगा ये नहीं है, ये तो दूसरा है, ये तो तीसरा है, और देखो यहाँ पर तो a ही नहीं है, ये ऑप्शन ठीक ही नहीं है। तो यहाँ तो भैया कोई भी गति का समीकरण नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान से देखें, आपका मैथ्स हल्का सा भी सही है, तो आप ये समझ जाएंगे कि देखो भाई, इधर जो u है ना, ये किसका है? आप कहोगे भैया ये है प्लस का, और इसको अगर इधर ले आऊं मैं तो ये किसका हो गया? माइनस का। तो ये हो गया v माइनस यू बराबर ए टी। यानी इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। हालांकि देखो ये मैथ्स की बात है, मैंने एक बार बताया, फिर से बता रहा हूं, दोबारा देखो कि जो इधर चीज प्लस की होती है, बराबर के निशान से इधर जाके वो माइनस की हो जाती है। हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, जैसा ऑप्शन में दिया है कोशिश करनी है वैसा बनाने की। क्या ये बन पा रहा है? वो चाहता है कि यू इधर रहे, हमने इधर रख के देखा, प्लस की है इधर माइनस की आ जाएगी, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो यही आपका गति का पहला समीकरण है। हालांकि 95% भाई बहनों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, ए। अगर आपने इतनी सी बात पकड़ ली तो मान लो आपकी कमांड इस पे बन चुकी है। अब मुझे बताओ, क्या कहीं ये जरूरत है जानने की कि ये क्यों आए, कहां से आए? सिर्फ आपको ऑप्शन करना है। बहुत बढ़िया। आस्था, हिमांशु, रितेश, निगम, खुशी और प्रीतम है, अंजन भाई हैं, अंजन चौबे, अमन है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर एकदम शानदार हैं। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रश्नों को आप कर लेंगे। अगर हाँ, तो चलो एक एग्जाम का सवाल कर लेते हैं। और एग्जाम में आया हुआ सवाल है एसएससी जीडी 3 मार्च 2019 शिफ्ट 1। मैं हमेशा क्या कहता हूं कि कुछ प्रश्न थ्योरी से सीधे सीधे आएंगे, ठीक है, और कुछ प्रश्न थोड़े से घुमा के होंगे। अब वो घूमे हुए जो प्रश्न होंगे ना, हैं तो वो थ्योरी से ही, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं है, बस उनमें आपको दिमाग लगाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, सीधे आने वाले प्रश्नों में कभी कोई कंपटीशन नहीं होता। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। कंपटीशन हमेशा उन घूमे हुए प्रश्नों में ही होता है। जिनकी ठीक तैयारी है ना, अच्छी तैयारी है, वो सब बच्चे आसान सवाल सही करके आते हैं, थोड़े मीडियम लेवल के सवालों को ही गलत करते हैं। जो घूम के बनते हैं उनमें हमें अपनी कमांड बस बनानी है। तो क्वेश्चन कहता है आपसे कि निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? देखिए मेरे पास 3 समीकरण है भाई। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये सवाल बहुत अच्छा है। इस पूरे सवाल में वो ये भी जानना चाह रहा है कि आपको तीनों समीकरण आते हैं या नहीं। वो ये भी जानना चाह रहा है क्या आपको मैथ का हेर फेर करना आता है कि नहीं, मतलब इधर उधर चीजें करनी आती है कि नहीं। सुनो ध्यान से भाई, 2s बराबर v माइनस यू टी, ये इनमें से किसी से भी बन ही नहीं सकता है। आप देखो 2s बराबर v माइनस यू टी, यहां v तो है ही नहीं, यहां तो u आता है। s वाले समीकरण में आप देखो, कहीं s वाले समीकरण में v u और t हैं, s वाले समीकरण में v नहीं है, s वाले समीकरण में v u है, t नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सिरे से खारिज हो गया। इसको छोड़ दो, इसको देखो, u बराबर v प्लस ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर वाले समीकरण में
जो 2 होता है वो तो इसमें कहीं नजर नहीं पड़ रहा, तो ये भी सिरे से खारिज हो गया। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2as कहता है ये, लेकिन यहां देखो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यानी कि अगर वो कह रहा है बराबर के निशान से u इधर है, तो u अगर इधर लेके आओगे तब तो ये ऐसे बन जाना चाहिए, तब तो ये ऐसे बन जाना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है ये है, तो ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि भैया इधर प्लस नहीं होता, इधर u माइनस का होता है। तो क्लियरली एक बात मुझे समझ में आ गई है कि भैया जी बी आंसर ऑप्शन करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है, ये क्यों करेक्ट है, ये भी तो किसी से सीधा सीधा नहीं मिल रहा। अच्छा चलो पहले ये देखो कि इसमें जो चीज हमें दी हुई है वो कौन से समीकरण में मिल रही है। भैया एस है, यू है, टी है, ए है। एस है, यू है, ए है, टी है, सारी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल इसी का रूप है। अब हमें ये जानना ही नहीं है कि कैसे है, क्यों है, हमें तो अपना ऑप्शन टिक करना, आगे बढ़ जाना है, इस पर पीएचडी थोड़ी करनी है। लेकिन फिर भी जिनकी उत्सुकता है मैं बता रहा हूँ कि क्यों है, सुनो। हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, क्यों है वो सुनो। देखो आप क्या करो, इस समीकरण में अगर एस के साथ 2 लगा रहा है तो पूरे समीकरण में 2 की गुणा कर दो, इधर भी 2 की गुणा कर दो, उधर भी 2 की गुणा कर दो। ऐसा हम कर लेते हैं मैथ में, पूरे में 2 की गुणा कर दो, 2ut प्लस ये 2 आएगा, 2 नीचे है ही, at स्क्वायर, तो 2s बराबर 2ut प्लस 2 से 2 कट जाएगा, at स्क्वायर। जरा देखो वही समीकरण आ गया आपका, 2s बराबर 2ut प्लस at स्क्वायर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप इसको एलिमिनेशन से करो, ज्यादा सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही है। क्यों सही है उसकी जरूरत नहीं थी जानने की, फिर भी मैंने बता दिया। अब बताओ कि हाँ जी हम ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगर किसी भी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो पूछो, मैं फिर से आपको एक बार बताऊं, लेकिन ये मत कहना कि समझ नहीं आया, ये नहीं आया, ये बताओ यहाँ दिक्कत है। क्योंकि अगर मैंने इस सवाल पे इतनी सारी चीजें बताई हैं तो ऐसा नहीं है आपको एक भी समझ ना आई हो। आप मुझे ये बताओ कि भैया यहाँ दिक्कत है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछो, तब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया विजय, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। अब एक बार बता दो कि हाँ जी ठीक है, मैं ऐसे प्रश्नों को कर लूंगा। तो थोड़ा सा घुमाना फिराना तो आपको हल्का हल्का आना चाहिए। चलो प्रेमचंद भाई, मेरी नौकरी जो है वो सब डिविजनल ऑफिसर की है, एसडीओ बोलते हैं जिसको, दिल्ली जल बोर्ड में। चलो बहुत बढ़िया, वैसे तो फिर मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी पर अब समझ में आ रही है, बहुत ही शानदार। प्रेशर के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए। भाई पहले आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, जिनको नहीं समझ में आ गया है मैं उनको बता देता हूँ, जिन कुछ 5-10% बच्चों को नहीं आया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो इस सवाल में ये घुमा, मतलब घुमा के दिया हुआ सवाल है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट नहीं है। तो तरीका क्या है आप ये देखो, क्या ऐसी कोई इक्वेशन है जिसमें एस वी यू और टी हो, क्योंकि अगर मैं इन्हें इधर उधर करूंगा भी तो भाई चिन्ह ही तो बदलेगा, संख्या ही तो बदलेंगी। ऐसा थोड़ी है इधर ले जाने पे यू एस बन जाएगा या यू वी बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो हमें ये देखना है कि क्या एस वी यू टी से मिला के कोई समीकरण बन रहा है, कोई भी नहीं है ना। एस के साथ देखो 2 चीजें हैं, एस के साथ यहाँ वी नहीं है, यहाँ एस के साथ टी नहीं है, तो ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। ये देखो यू वी ए टी किसी समीकरण में है, यू वी ए टी है तो, लेकिन स्क्वायर नहीं है, यू वी ए और टी का स्क्वायर नहीं है। यू यहाँ तो वी है ही नहीं, यहाँ तो टी है ही नहीं, तो ये भी खत्म। अब ये ऑप्शन बराबर के निशान से यू को इधर प्लस का बता रहा है, बट हम अगर इसको इधर ले भी जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का तो नहीं होगा, तो यही ऑप्शन ठीक है। अब भैया ये क्यों ठीक है वो बात सुन लो। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि किस इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई किया गया है। तो आप पाएंगे कि भैया एस यू टी और ए में कौन सा समीकरण संबंध दे रहा है, एस यू टी और ए में देखो इधर एस नहीं है, इधर एस है तो टी नहीं है, केवल यही समीकरण संबंध दे रहा है, एस यू टी और ए में। इसका मतलब ये जो है इसी का दूसरा बनाया गया रूप है, यानी कि एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का। अब यहां अगर 2 है तो एक काम करो, हमें तो ऑप्शन से मैच कराना है ना, यहां अगर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे के सारे में कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई। यहां भी 2 की गुणा, यहां भी 2 की गुणा, यहां भी 2 की गुणा, ये तो 2 फॉर्मूले का ही है ना, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा आपका 2s बराबर 2ut
प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब जरा बताओ कि किसको समझ नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया, 90% बच्चों को बिल्कुल बढ़िया है। मन्या और बर्मन, अब तो फिजिक्स आपसे इजी लगने लगी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भाई, बहुत सारा आभार भाई। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है अंशु भाई, रिवीजन का टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपके स्तर पे बहुत नहीं आते हैं अशोक भाई। चलो करण, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। देखो रिवीजन मतलब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई, हाँ आ गई। अब इसके बाद क्या टास्क है? पहला टास्क होता है समझना, आपने समझ लिया। और कुछ ही विषय हैं समझने वाले, मेरे हिसाब से साइंस हो गई, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, ये समझने वाला है। भाई जीएस में क्या समझना है? अगर आपको बताया गया है, कोई भी अगर आपको यहाँ के बताए कि बाबर इस सन में मरा था, तो वो सिर्फ एक याद रखने वाली चीज़ है। तो कुछ ही सब्जेक्ट में स्ट्रगल है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, बाकी इन सब्जेक्ट में तो स्ट्रगल भी नहीं है। फिर अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया, उसके बाद क्या टारगेट है? उसके बाद है याद रखना टारगेट। तो याद रखने के लिए तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। पेपर में आप कॉपी थोड़ी लेके जाओगे, नोट्स थोड़ी लेके जाओगे। और समझना इस बात की गारंटी नहीं देगा कि आपको हमेशा याद हो जाएगा। भैया कह रहे हैं कि शायद भैया गुड़िया थी कि भैया 3 का मल्टीप्लाई भी तो हो सकता था। देखो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में 2 का है, इसलिए मैंने 2 का किया है, ऑप्शन में 3 का है ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। फिर एक बार और एक सवाल मैं आपको देता हूँ इससे मिलता जुलता, और मैं ये मानूं कि भाई ये सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है और भी कोई सवाल पूछ लिए जाए। अब आप मुझे बताना कि निम्न में से कौन सा गति का सही समीकरण है। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको, गति का सही समीकरण है, समीकरण शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, यानी कि इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज। और आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन है आपका v बराबर u प्लस ए टी। बी ऑप्शन है s बराबर u प्लस 1/2 ए टी। सी ऑप्शन है v स्क्वायर बराबर u प्लस 2as। और डी ऑप्शन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। थोड़ा सा ध्यान से देखो और क्वेश्चन का आंसर करना सीखो, इसके बाद हम मान लेंगे अगर आपने सही आंसर कर दिया कि सब कुछ ठीक है। बिट्टू बहुत सारा प्यार भाई। हिमांशु मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ दोस्त। टेलीग्राम ग्रुप में तो आप 8 बजे से मैसेज करते हैं, 8 से 10 तक आप मैसेज कर सकते हैं। अशोक न्यूमेरिकल नहीं आएंगे भाई दोस्त, न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके स्तर पे, निश्चिंत रहो। जितना इस बैच में कराया जा रहा है, जितना स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आपका टारगेट होना चाहिए, आप उसको याद रखो। मनशा भाई हाँ कल क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने बताया है। बहुत शानदार, सबका आंसर आना शुरू हो गया है। और ये बहुत ज़्यादा घूमा हुआ प्रश्न नहीं है, ये एक सीधा सा सवाल है। वेरी गुड, एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त। तो जिन बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम 2 बार समझा के ले चलेंगे, 3 बार भी समझाना पड़ा 3 बार भी समझाएंगे। लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, बस मैं ये कहूँगा। ये बोलना ही मत कि भैया हमें समझ ही नहीं आया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बार में समझ नहीं आता, आप सोचो कोई भी विषय आपका जो कभी बहुत मुश्किल रहा हो सकता है अब आपका फेवरेट हो। क्यों होगा? क्योंकि आपने उस पर मेहनत की होगी। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिल के करेंगे यार। ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते कि इस चीज़ को छोड़ देंगे। सबसे बड़ी हमारी कमी तैयारी के दौरान यही होती है कि हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ें आएंगी नहीं, जो हमें मुश्किल लगती हैं, हमसे होती नहीं है, हम उनको मान लेते हैं जरूरी थोड़ी है यही आएंगे, और वहीं से आता भी है। गति का सही समीकरण v बराबर u प्लस ए टी डायरेक्ट दिख रहा है। इसमें देखो t नहीं है, इसमें आपका u का स्क्वायर नहीं है, और इसमें a नहीं है, ये मैंने यहाँ छोड़ा था, ठीक है। तो गति का सही समीकरण हो गया a, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो गए गति के समीकरण। ये आपका 3rd चैप्टर मोशन खत्म हो चुका है, और अब हम 4th चैप्टर पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 4th है जिसका नाम है गति के नियम। अभी तक हमने गति पढ़ा, अब आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है गति के नियम। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गति के नियम, यानी कि लॉज ऑफ मोशन। आओ जरा एक बार देखें कि क्या होते हैं लॉज ऑफ मोशन, क्या होते हैं गति के नियम। तो अभी तक हमने गति पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। तो गति के नियमों में एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है जड़त्व। सबसे पहला एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जड़त्व, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे इनर्शिया।
पहले समझेंगे फिर आराम से नोट करेंगे। देखिए इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये पेन है, मैं इस पेन को कहूं कि भैया पेन, मैंने तुम्हें पकड़ा, तुम यहीं क्यों आके रुक गए, यार ऐसे ही क्यों रुक रहे हो तुम यहां क्यों नहीं रुक जाते हो। तो पेन ने कहा ना ना ना, अगर तुम हमें छोड़ दोगे ना हम तुरंत यहां जाएंगे। बोलो आएगा कि नहीं। आप देखें कि कोई भी इस दुनिया की वस्तु हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, वो जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहती है। जैसे ये पेन है, अगर आप इसको पकड़ेंगे इसकी स्थिति ये है, आप यहां रखोगे इसको, ये फिर भी यहीं आ जाएगा। अगर तुम इसकी स्थिति को बदल भी रहे हो तो ये लगातार विरोध करेगा। जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने बांध के वहां छोड़ दिया, तुम कहोगे अरे स्प्रिंग जी थोड़ी सी खिंचो ना, खिंचो। स्प्रिंग कहेगी नहीं बिल्कुल नहीं खिंचेंगे, छोड़ोगे तो तुरंत भाग जाएंगे। यानी कि स्प्रिंग भी अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है। अगर तुम उसकी पोजीशन को बदलोगे, स्थिति को बदलोगे, तो भाई वो उसका विरोध करेगी। बस इसी चीज को कहते हैं हम जड़त्व कहते हैं, इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं। जैसे एक पत्थर रखा हुआ है जमीन पे, तुम पीछे हाथ बांध लो और ऐसे कहो कि भैया पत्थर जी उठो, पत्थर जी उठो, तो क्या पत्थर जी अपने आप उठेंगे? नहीं, आपको पकड़ के उन्हें ताकत लगानी पड़ेगी ऊपर, आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है। आपको उनकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, उनकी स्थिति जमीन से यहां आ जाए, आपको कुछ बल लगाना पड़ रहा है। तो वो इसका भी विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं ना लगातार नीचे जाने दो, नीचे जाने दो, तुम उन्हें छोड़ के देख लेना, फट्टे से नहीं नीचे पहुंच जाएंगे, जहां से आए हैं वहीं से पहुंच जाएंगे। तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है, अगर तुम उसमें परिवर्तन करोगे भी तो वो उसका विरोध करती है। इसी चीज को हम जड़त्व कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं। जरा बताएंगे कि भैया जड़त्व की परिभाषा क्लियर है, इनर्शिया की डेफिनेशन हमें क्लियर है। तो जड़त्व की परिभाषा क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में ही रहना चाहती है, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट wants wants every object wants to maintain its position। कि प्रत्येक वस्तु अपनी ही स्थिति में बने रहना चाहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब एक भाई ने मुझसे कहा जी खोज किसने करी थी इसकी। तो देखो हमारी सबसे बड़ी गलती तो एक यही होती है कि अगर कोई हमसे गति के नियम में कुछ भी पूछेगा तो हम न्यूटन साहब का नाम ले देंगे। देखो यहां गति के समीकरणों में भी हमारे मुंह पे न्यूटन साहब का नाम आया था, लेकिन नहीं, किसने खोज की? गैलीलियो साहब ने। यहां भी आप देखें तो हमारे मुंह पे न्यूटन साहब का नाम आएगा, लेकिन हम गलत होते हैं। जड़त्व की खोज गैलीलियो साहब ने की थी। हाँ भैया न्यूटन साहब पे कब ले चलोगे, हमने तो वही बहुत पढ़े थे। चलेंगे चलेंगे, लेकिन देखो जड़त्व की जो खोज है, इन्वेंशन जो है इनर्शिया की, वो किसने की है? गैलीलियो साहब ने की है। चलो भैया मुझे यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब चलते हैं जड़त्व के प्रकार पे। उम्मीद है आपने मेरे साथ ही नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो फटाफट से नोट करें कृपया। बिल्कुल राज प्रताप, एकदम शानदार, जो किसी व्यवस्था का विरोध करे, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा इसमें एक चीज और नोट कर लेते हैं। अब एक भाई मुझसे कहता है कि बताओ जड़त्व आखिर आया क्यों, किसकी वजह से आया, किसी वस्तु के अंदर क्या है जो उसमें जड़त्व आया। तो आप ये मानो कि एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। मैं तो खूब भारी भरकम आदमी हूं, मेरा दोस्त थोड़ा सा हल्का है, और हम दोनों आराम आराम से चल रहे हैं, बातें करते करते सड़क पे। वो अपनी उनके बारे में मुझे बता रहे हैं। अब अचानक से तुम आओ और कहो दौड़ो, तो मुझे बताओ कौन जल्दी से दौड़ जाएगा? तो मेरा जो हल्का वाला दोस्त है, पतला दोस्त जो है, वो ज़्यादा तेजी से दौड़ जाएगा, और मुझे उतनी तेजी बनाने में कुछ समय लगेगा क्योंकि मेरा शरीर भारी है। यानी कि उसका शरीर कम विरोध करेगा, मेरे शरीर ने ज़्यादा विरोध किया। क्यों? मैं- अच्छा मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का जड़त्व ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है। भाई विरोध करना ही तो इनर्शिया है। उसका शरीर, उसके शरीर का इनर्शिया कम है, आप ये कह सकते हो। किसके कारण? द्रव्यमान के कारण। मेरा द्रव्यमान ज़्यादा है, उसका कम है। तो प्रश्न आता है कि बताइए जड़त्व वस्तु के किस गुण का कारण है? जड़त्व वस्तु के किस गुण का कारण है? तो आप कहेंगे भैया जी द्रव्यमान का है। तो आप कहेंगे, इसमें लाइन डाल के लिख लेंगे कि जड़त्व जड़त्व द्रव्यमान के कारण होता है।
जड़त्व द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, यानी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। इनर्शिया किसके कारण होता है? बेसिकली मास के कारण होता है। तो ये लाइन भी आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। देखो, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है रविंदर भाई। मतलब मैं मानता हूं कि हम जिस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं ना, वो यही है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। और एग्जाम में बहुत मेहनत करने के बाद भी आप नोट कर लो। मैं ऐसी बातें तब करूंगा जब आप नोट कर रहे हो। थम्स अप कर देंगे तो मैं बातें रोक के आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। मुझे लगता है ये भी बातें बहुत जरूरी हैं। मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव पे कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कम बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो रिवीजन करते हैं इसलिए कि हमें लंबे समय तक चीजें याद रहें। आप सोचो, अल्टीमेट टारगेट क्या है? पेपर में हमें चीजें याद आ जाएं। याद आना हमारी किस क्रिया से होता है? याद तब आएगा जब हमारा रिवीजन बहुत अच्छा होगा। चीजें दिमाग में रहेंगी, चीजें दिमाग में तब रहेंगी जब रिवीजन बहुत अच्छा होगा। आप देखो, आपकी किसी भी क्रिया में रिवीजन शामिल ही नहीं है, आप सामने फोन रख के क्लास ले रहे हैं, इससे बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि आपको चीजें याद रहेंगी। आपको 100% समझ भी आ गया तब भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको याद रहेंगी। समझ में आना अलग चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना अलग चीज है। आप सच में याद रखना चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। चलो, अब चलते हैं जड़त्व के प्रकार पे। तो हेडिंग डालेंगे आप, जड़त्व के प्रकार। सोने से पहले ना आप लोग जितना भी आपने दिन में पढ़ा है उसका एक बार बढ़िया सा रिवीजन किया करो। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के होते हैं 3 प्रकार। जरा देखो कौन कौन से। पहला जड़त्व जो आपका होता है ये होता है विराम का जड़त्व। पहला जड़त्व है आपका विराम का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। जैसे मान के चलो कि आप एक बस में बैठे हुए हो, बड़े ध्यान से सुनना। आप एक बस में बैठे हो, कहीं जाना है आपको। तो लड़के लोग क्या करते हैं, एक सीट बैठने के लिए पकड़ेंगे, एक सीट देखने के लिए पकड़ेंगे। मान लो वो देखते जा रहे हैं टुकुर टुकुर। अब अचानक से बस चल दे तो क्या होगा? देखो, तुम्हारा जो यहां से नीचे तक का हिस्सा है ये बस के पूरी तरह संपर्क में है, लेकिन ऊपर का हिस्सा, मान लो आपने सीट से कमर नहीं लगा रखी, तो ये हिस्सा सीट के संपर्क में नहीं है। अब बस अचानक चली तो ये हिस्सा बस के साथ ही चला गया, और ये हिस्सा क्या कह रहा है? नीचे वाला हिस्सा कहता है अरे चल इससे, ऊपर वाले हिस्से से ऊपर वाला हिस्सा कह रहा है भैया मैं तो विराम में हूँ, विराम में ही रहूंगा, तुम जाओ, मैं तो विरोध करूंगा चलने का। तो ये विराम में है, ये विराम में ही रहना चाहेगा, तो नीचे वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा और ये वाला हिस्सा पीछे रह जाएगा। यानी कि सवाल आएगा, बस के अचानक चलने पर व्यक्ति को कहाँ झटका लगा? पीछे की ओर। क्यों लगा? क्योंकि व्यक्ति विराम में था, विराम में ही रहना चाहता है। मतलब कि उसके अंदर एक जड़त्व है, इनर्शिया है। भाई विरोध ही तो कर रहे हो, किसका है? विराम का है। तो जरा बताओ कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई कि विराम का जड़त्व मतलब है कि जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहना चाहती है। ये तो कोई बात ही नहीं है, सब समझते हैं। सवाल यहां से नहीं आएगा, सवाल यहां से आएगा एग्जाम्पल से। इसके एग्जाम्पल से सवाल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, बस में बैठे यात्री को अचानक बस चलने पर पीछे झटका लगता है। बस में बैठे यात्री को, मेरे साथ नोट भी करेंगे, बस में बैठे यात्री को अचानक बस चलने पर, अचानक बस चलने पर, अचानक बस चलने पर पीछे झटका लगना, पीछे झटका लगना, यानी कि एक्सपीरियंसिंग, इंग्लिश वाले भाई बहन लिखेंगे एक्सपीरियंसिंग ए बैकवर्ड जर्क, ए बैकवर्ड जर्क ऑन सडन, ऑन सडन मूवमेंट ऑफ बस। तो ये किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व है। ठीक है। अब एक भाई क्या पूछेगा कि भैया, एक भाई कैसे कंफ्यूज हो सकता है? देखो, बस के चलने पे, चलने पे विराम का जड़त्व है, दोनों उल्टा लग रहा है सुनने में, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखो, इनर्शिया ना बस से नहीं डिफाइन होता है, इनर्शिया तुमसे प्रभावित हो रहा है, मतलब तुमसे परिभाषित हो रहा है। तो तुम विराम में हो, विराम में रहना चाहते हो, इसलिए विराम का जड़त्व है, बस से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है भैया, नोट हो गया? एक बार बताएंगे।
चलो बहुत बढ़िया, हमें फिजिक्स की क्लास अच्छी लगती है, बहुत शानदार। एमटीएस बिल्कुल हो जाएगा, हर वो एग्ज़ाम इससे हो जाएगा जिसमें साइंस जीएस के अंदर आती है। जैसे आपका भाई सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, फेज 11 हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। लेकिन कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस अलग से सिलेबस में आती हो, वो नहीं कवर हो पाएगा। जैसे रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम इससे कवर नहीं होगा। 2 बार रिवीजन करने के बाद भी 50-60% ही याद रहता है। तो भाई ज़्यादा बार रिवीजन करो, क्या करूँ इसमें, क्या पूछने की बात है दोस्त रविंदर। ज़्यादा बार रिवीजन करो, आप 4 बार रिवीजन कर लो, 2 बार में 50-60% है, 4 बार में 100 हो जाएगा। 2 बार से ज़्यादा के लिए किसने मना किया बताओ? कहीं कोई गरुड़ पुराण पढ़ लिया तुमने जिसमें ये लिखा हुआ है कि 2 बार से ज़्यादा रिवीजन करने पे नर्क की अग्नि में जला दिए जाओगे? 2 बार से ज़्यादा रिवीजन कर लो। भाई जब पढ़े होगे तो कुछ याद नहीं हुआ होगा। 1 बार में 40%, 2 बार में 60%, 3 बार में 80, 4 बार में 100। अगर ऐसा है तो फिर तो बढ़िया बात है, आपको तो पता है तरीका। ठीक है जी, चलो अब दूसरा एग्जाम्पल इसका करते हैं। बी एग्जाम्पल देखो, मान के चलो रिश्तेदार आ गए, और जिनके घर जामुन आमुन के पेड़ होते हैं उनके घर से रिश्तेदारों को जामुन ही चाहिए, या जिनके आम के खेत होते हैं उनके यहाँ से आम ही चाहिए। अब पिताजी ने कह दिया जाइए भैया आम तोड़ ला। तुम जा रहे हो, अरे यार ये तो डेली आ जा रिश्तेदार। तुमने आम की टहनी को हिलाना शुरू किया। ये टहनी जी हैं, ये आम जी हैं। अब देखिए, टहनी जी ने हिलना शुरू किया। टहनी जी आम जी से कहती हैं, आम जी हिलो, नहीं तुम मारे जाओगे। आम जी क्या कहते हैं, हम तो पुष्पा हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपनी स्थिति का विरोध करेंगे, तुम इस व्यक्ति की बात मान के हिलो, हम नहीं हिलेंगे। तो टहनी जी लगातार हिलेंगी और आम जी बिल्कुल नहीं हिलेंगे। अब देखिए, टहनी जी हिल रही हैं, आम जी नहीं हिल रहे। अब किसी चीज को बार बार ऐसे करोगे तो क्रैक आके टूटनी तो वो तय है। पेड़ के हिलाने पर जो फल होते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं, या पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं, क्योंकि पत्ती या फल किस में रहना चाहते थे, विराम में, रेस्ट में। लेकिन वो रेस्ट में रहना चाहते थे, परंतु दूसरी चीज रेस्ट में है नहीं। अगर देखो ये फल इसके साथ ऐसे हिलता ना, अगर ये इसी के साथ हिल जाता तो ये कभी भी ना टूटता। तो पेड़ वृक्ष को हिलाने पर उससे फलों का टूटना भी किसका उदाहरण है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। तो आप कहेंगे कि हिलाने पर वृक्ष हिलाने पर फलों का टूटना, फल बोल दे, पत्तियां बोल दे, फलों का टूटना, ठीक है। यानी कि ब्रेकिंग ऑफ फ्रूट्स, ब्रेकिंग ऑफ फ्रूट्स, या डिपिंग ऑफ लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ फ्रूट्स ऑन जर्किंग द ट्री, ऑन जर्किंग द ट्री। तो बताएंगे कि हाँ भैया मुझे अच्छे से बात समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब तीसरी चीज देखिए, एक सवाल और आएगा कि जैसे कंबल है, अगर आप घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं और अगर आपका कंबल पकड़ के उसे झाड़ दूं, तो जितना कंबल का वजन नहीं उतनी उसमें से धूल अलग हो जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही था जब हम बाहर तैयारी करते थे। तो ये कंबल है, ये धूल है, और किसी ने अचानक से पकड़ के कंबल को झटका। कंबल ने धूल जी से कहा, धूल जी जल्दी चलो नीचे। धूल जी कहेंगी, हम तो पुष्पा हैं, हम तो विराम में हैं, विराम में ही रहना चाहेंगे। अब देखो, तुमने डायरेक्टली कंबल को झटका दिया है तो कंबल को तो बात माननी पड़ेगी। तुमने डायरेक्टली टहनी को झटका दिया था, टहनी को तो बात माननी पड़ी। लेकिन दूसरी चीज स्वतंत्र है, तो कंबल जी को तो झटका दिया है, कंबल जी को तो मानना पड़ेगा। इनकी इनकी मर्जी है, बात माने ना माने। ये डेफिनेटली नहीं मानते हैं, क्योंकि भैया ये तो पुष्पा है, विराम का जड़त्व है, विराम में है, विराम में ही रहना चाहेंगे। तो ये धूल जी हैं, कंबल जी नीचे निकल जाते हैं और धूल जी अलग रह जाती हैं। तो सवाल आएगा कि कंबल को पीटने पर धूल का अलग होना, कंबल को पीटने पर धूल का अलग होना, धूल का अलग होना, यानी कि सेपरेशन ऑफ डस्ट, सेपरेशन ऑफ डस्ट फ्रॉम ब्लैंकेट, फ्रॉम ब्लैंकेट, कि भाई कंबल से धूल का अलग होना अगर उसको अचानक से झाड़ा जाए, इसी घटना का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, लाइफ में पहली बार फिजिक्स समझ में आ रही है, जया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सभी को धीरे धीरे एक रिदम बनने शुरू हो गई है, और आशा करता हूँ कि सबको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आने लगेगा। कुछ कुछ चीज़ें पता है कभी कभी ऐसी होती हैं कि वो मैथमेटिकल हैं, तो एक बार में समझ में नहीं आएंगी, 2 में आ जाएंगी, 3 में आ जाएंगी। देखो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो तो एक ही बार में टक्क से समझ आएंगी।
लेकिन जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, फॉर्मूले हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं मैथ्स की, तो वो 2 या 3 बार में आपको डेफिनेटली समझ आएंगे, और मैं जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक आगे बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा, चाहे 4 बार में क्यों ना समझाना पड़े। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो इस उम्मीद से जुड़े हैं कि भाई RWA पर हम उस विषय को भी सीख सकते हैं जो हमारी कभी समझ में नहीं आया। तो मैं आपकी इस भावना की ज़रूर कद्र करता हूँ, और ऐसे बहुत सारे तो घर परिवार हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे। मैं भी ऐसी स्थिति से निकला हुआ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे लिए तो बैच के पैसे जुगाड़ कर पाना ही बड़ी मुश्किल बात होती है पढ़ाई के दौरान। अगर उसमें भी समझ में ना आए तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम गलत जगह पे आ गए। और शायद RWA इस विश्वास के लिए ही जाना जाता है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका 3 एग्जाम्पल किसके, विराम के जड़त्व के। अब देखो भाई, विराम के जड़त्व का क्या मतलब है कि जो वस्तु हमने देखा विराम में है वो हमेशा विराम में रहना चाहती है। अब ऐसे ही दूसरा देखो कि जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। तो दूसरे तरह का जड़त्व है, ये सारे के सारे उदाहरण हैं विराम के जड़त्व के। जो वस्तु विराम में है ना, रुकी है, वो रुकी ही रहना चाहती है। अब आप दूसरा डालेंगे, गति का जड़त्व। दूसरा जड़त्व आता है आपका आता है गति का जड़त्व। तो सवाल कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि गति का जड़त्व क्या होता है, भाई वो तो डेफिनेशन से ही पता लग रहा है। अगर हमें जड़त्व की परिभाषा क्लियर है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वस्तु गति में है गति में ही रहना चाहेगी। यहां से कभी सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा इसके उदाहरण से। आपसे पूछेगा एक शानदार सा उदाहरण, और उसकी हम बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण देखिए। देखिए, अब मान लो वो बस चल दी, उस बस में आप चल रहे हैं, बस चल रही है 50 की स्पीड पे, आप मस्त ऐसे करके बैठे हुए हो और ऐसे ऐसे करके किसी को देख रहे हो, निहार रहे हो लगातार। अब भाई बस के सामने आ गया छोटा बच्चा अचानक से, ड्राइवर ने मारे खींच के ब्रेक, वहीं के वहीं बस को रोक दिया। इस प्रक्रिया में क्या होगा भाई, बस एकदम रुकी। बस ने कहा इस वाले हिस्से से रुको जी। अब ये वाला हिस्सा तो बस के डायरेक्ट संपर्क में है, तो ये तो तुरंत रुक जाएगा। जो चीज जिसके संपर्क में होगी वो उसकी बात तुरंत मान लेगी। भाई कंबल तुम्हारे हाथ में था, कंबल ने बात मान ली। टहनी तुम्हारे हाथ में थी, टहनी ने मान ली। अब बस के संपर्क में ये वाला हिस्सा तो है लेकिन ये तो नहीं है। ये क्या बोलेगा, गति में हूं 50 की स्पीड पे, 50 पे ही रहूंगा, एकदम से ऐसे आगे भगेगा। तो ये हिस्सा गति में है, गति में ही रहना चाहता है। ये विरोध कर रहा है किसका, रुकने का। तो जो वस्तु गति में है वो हमेशा गति में ही रहना चाहेगी। लेकिन थोड़ा आगे चल के इसे पता लगेगा कि भैया तू तो बस की वजह से चल रहा था, बस रुक गई, फिर तू कैसे चल पाएगा, तेरा इंजन थोड़ी है। लेकिन उस समय तक आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। तो सवाल आएगा, बस के अचानक रुकने पे झटका कहाँ लगेगा। आप कहेंगे जी आगे बनेगा, आगे लगेगा, ठीक है। दूसरी बात पूछी जाएगी, ये किसका जड़त्व है। तो एक बच्चा सोचता है बस के रुकने पे तो विराम को ही जड़त्व होगा ना, लेकिन नहीं, जड़त्व बस से परिभाषित नहीं हो रहा है, जड़त्व परिभाषित हो रहा है आपसे। और आप गति में हैं तो गति में ही रहना चाहेंगे। तो बस के रुकने पर गति का जड़त्व होता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे की ओर आगे की ओर झटका आगे की ओर झटका लगना, यानी कि एक्सपीरियंसिंग ए फॉरवर्ड जर्क, एक्सपीरियंसिंग ए फॉरवर्ड जर्क ऑन सडनली स्टॉपिंग ऑफ बस। तो आप यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि रुकने पे गति का जड़त्व है। रुकने पे दिमाग मत लगा देना कि ऑप्शन में विराम का जड़त्व है तो रुकने पे विराम का जड़त्व लगा दो, नहीं। जड़त्व बस से परिभाषित नहीं हो रहा है, जड़त्व आपसे परिभाषित हो रहा है। तो एक बार बताएंगे कि हाँ जी भैया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मोंटी बिल्कुल बनेगा, निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है, रोहित कह रहे हैं कि मोशन चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसका PDF भी लास्ट में दे दिया करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे हमने ना अभी मैं SSC GD के तो क्वेश्चन आपको करवा ही रहा हूँ, बाकी इस स्तर पर देखो जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो देना तो बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ
जो डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे उनको तो 100% तुम कर ही ले जाओगे। अब बताओ कौन नहीं बता सकता, अगर ये सवाल आए कि बस के रुकने पर यात्री को आगे की ओर झटका लगना किस तरह के जड़त्व का उदाहरण है, विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, हर आदमी बता देगा किसका है। तो डायरेक्ट प्रश्नों की तो चिंता ही मत करो आप। मैं थोड़े से ऐसे सवाल दे दूंगा तुम्हें जो अन्य परीक्षाओं में आए हुए हैं और थोड़े घुमा के दिए हुए हैं, वो सवाल मैं आपको जरूर सबके लास्ट में देता रहूंगा, लेकिन वो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद दिया करूंगा, है ना। अब जैसे हम गति के नियम चैप्टर पे हैं, आज हमने ये शुरू किया है, तो जब ये खत्म होगा मैं इसके लास्ट में इसकी पीडीएफ दे दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत आप रहिए। तो ये जी, यहाँ तक समझ में आ गई सबको बात? बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी की तैयारी आपकी हो जाएगी जीडी वाली ट्रेड की। अब तीसरा जड़त्व जो होता है वो होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखो ये कभी नहीं पूछा जाता, इंपॉर्टेंट ही नहीं है बिल्कुल भी, कभी नहीं पूछा जाएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन चूंकि जड़त्व का प्रकार है तो बस इसका नाम लिख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो उस ही दिशा में चलते रहना चाहेगी, ये कहता है दिशा का जड़त्व। अब देखो जैसे तुम साइकिल चला रहे हो और मोड़ आया आगे से, तुम कहोगे बगैर कुछ करे साइकिल जी मोड़ो, साइकिल जी कहेंगी हम तो भैया जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में चलेंगे, क्योंकि हम तो दिशा के जड़त्व का पालन करेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का पालन करेंगे। तो कोई भी वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो अपने आप तो उसी दिशा में चलते रहना चाहेगी जब तक तुम उस पर बाहर से कोई बल ना लगा दो। तो इसमें हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना, दिशा के जड़त्व का मतलब है विरोध करना, तो जो वस्तु दिशा का विरोध करेगी, हालांकि यहाँ से कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। तो आज हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, और ये है आपकी जड़त्व तक, और हमने जो चैप्टर शुरू किया है वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन। अब देखिए असल में लॉज ऑफ मोशन अभी शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले ही नियम को समझने के लिए हमें जड़त्व का बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना आवश्यक है, और वो तभी हो पाएगा जब हम जड़त्व को अच्छे से सीख लेंगे। उम्मीद है कि आपने जड़त्व को अच्छे से सीख लिया, इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। देखिए भाई, रटा तो आपने बहुत कुछ है, आपने नो डाउट इसको भी खूब गलत रटा होगा। अगर पेपर में ये सवाल आ जाता कि बताओ जड़त्व किसने दिया, आप कहते हो न्यूटन साहब ने दिया। आ जाता गति के समीकरण किसने दिए, आप टक्क से कहते न्यूटन साहब ने दिए। तो हमने जो चीज़ें रटी हैं, जितनी चीज़ों को हम गलत करते हैं, सिर्फ उन्हीं को सही करना है। जितना हम कल सही करते थे, अगर आज भी उतना ही सही करते हैं, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है, तो फिर हमने आज के दिन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। हमें सिर्फ गलतियों को सुधारना है जो हमारी हो रही हैं, और अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है तो फिर हमें सारी चीज़ों को सीखते हुए चलना है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी रिवीजन करने के बाद ही कल क्लास में आना। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, आज की क्लास का आपको कुछ भी याद नहीं है, तो कल आपको फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए अच्छे से रिवीजन जरूर करके आना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।